नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति को मोदी जी ने बहुत अलग मुकाम दिए हैं और बहुत अलग जगह पे पहुंचा दिए हैं। भारत में जहाँ करोड़ों भक्त केवल इस बात पे प्रसन्न हो जाते हैं कि बांग्लादेश के साथ हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, वहाँ के खिलाड़ी का चयन आईपीएल में हो जाता है, तो हमारे यहाँ बहुत दुख की लहर दौड़ जाती है। प्रधानमंत्री असम में वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं असम को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। असम बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और उसको लेके यहाँ पे बहुत दुख फैल जाता है। लेकिन उसी बांग्लादेश में जब एक सरकार चुनी गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको संसद में भी खतरा है भारत की, वो बांग्लादेश भी नहीं जाते हैं और वहाँ पे ओम बिरला जी को भेज रहे हैं। भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत एक नैतिकता की है। और दिक्कत ये है कि जिस इंसान को भारत की संसद में ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा हो और जिसके चलते सदन की कुर्सी पे भी नहीं बैठ रहे हों, अभी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित है, गिरा नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसे में जिस आदमी को भारत की संसद का ही विश्वास हासिल नहीं है, उसको भारत का नेतृत्व करने के लिए बांग्लादेश भेजा ही क्यों जा रहा है? ये एक गंभीर सवाल, एक चुनौती खड़ी है और शायद विपक्ष भी इसको लेके प्रश्न चिन्ह उठाएगा। लेकिन मोदी जी को ये बताना चाहिए कि जिस देश की संसद में वो खुद सुरक्षित नहीं है, उस संसद के माननीय अध्यक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, वो बांग्लादेश कैसे भेजे जा रहे हैं। दूसरा एक बहुत ही रोचक प्रसंग आके खड़ा हुआ दोस्तों कि एक फिल्म आ रही है 80 नाम की, और उसमें तापसी पन्नू हीरोइन है। तो एक चैनल से बातचीत वो कर रहे थे, तो उन्होंने 2 फोटो दिखाई उनको, एक मोदी जी का और एक राहुल गांधी जी का। तो बोले कि आपका इनमें से पसंदीदा अभिनेता नेता कौन है? तो तापसी पन्नू ने मोदी जी के फ़ोटो के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे अभी भारत में ही रहना है। कहने को ये मजाक हो सकता है, लेकिन ये एक गंभीर बात है कि आज के दिन क्या कोई ऐसा वर्ग है, कैसा कोई नेतृत्व है जिससे देश के आमजन, खास जन सब डरने लगे हैं? तो क्या वो मोदी जी हैं? तो आप अपने इस पे विचार रख सकते हैं। त्यागी जी, 2 विषय हैं जी। तो मैं तो दूसरे से शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आपके सामने ऐसे 2 फोटो लगा दिए जाएं, एक मोदी जी का और एक राहुल जी का, तो आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन सा है? बहुत जटिल सवाल आपने कर दिया और मेरी व्यक्तिगत चॉइस का और नॉन चॉइस का फ़र्क है। और मजे की बात यह है कि सारे दर्शकों ने जो इस समय देख रहे हैं उनको जवाब पता चल गया। चूँकि लंबे समय से हम जिस धारा में बह रहे हैं, तो उसके चलते हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं आपकी या मेरी क्या पसंद है। हाँ, ठीक है ना? और क्यों है और वजह क्या है ना? वजह कि उनको पता है, हम रोज ये वजह समझाते हैं उनको और आज भी समझा देंगे, है ना? तो इसलिए उस महामानव का नाम ना भी लें, है ना? तो लेकिन तापसी पन्नू ने मजाक में ये कहा होगा कि अभी भारत में रहना है तो फिर भाई वो कहते हैं ना कि रहना है तो राम नाम कहना होगा, भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना होगा। तो एक खौफ का माहौल है पूरी तरीके से। लेकिन बड़ी नरेंद्र मोदी के बारे में भी निशिकांत दुबे ने जो ताज़ा बयान दिया है सबसे ज़्यादा, उसने कहा कि वो सवाल और जवाब से परे है। हाँ, वैसे निशिकांत दुबे जी को ये पता नहीं बीजेपी पार्टी वाले करेंगे नहीं, मैं मतलब भारत रत्न की मांग करता हूँ उनके लिए। हाँ, है ना? तो उन्होंने ये कह दिया कि इनसे ना आप सवाल कर सकते हैं, ना इनके जवाब की आप उम्मीद कर सकते हैं, ये इन सब चीज़ों से ऊपर है। और वो शायद निशिकांत दुबे जितना कन्विंस्ड है उनके नॉन बायोलॉजिकल होने से, मतलब मोदी जी से भी ज़्यादा कन्विंस्ड है। तो एक गवाह उनको मिल गया है। मोदी जी भी कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ, ये तो मेरे से भी ज़्यादा है। नहीं, वो रात दिन यही सोचते रहते हैं निशिकांत दुबे का क्या इलाज किया जाए। ठीक है ना? लेकिन उनके जो हित साधना है उस पर वो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं पूरी तरीके से। तो मोदी अप्रत्याशित व्यवहार करने के लिए जाने जाते हैं। वो कब क्या कर दें, मतलब कोई नहीं जानता कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे।
उसके बाद में ताली बजाने वाले हैं करोड़ों लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देश उम्मीद कर रहा था कि हरदीप पुरी पे इतने सवाल उठे हैं, पूरी दुनिया में एपस्टीन फाइल को लेकर इस्तीफे हो रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं, तो शायद प्रधानमंत्री ये साहस कर लें कि हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग लें। उसके विपरीत उन्होंने जन्मदिन पर बधाई दी और उनके मंत्रालय के कामों की प्रशंसा की जम के। तो यहाँ एक चीज़ तो सिद्ध हो जाती है कि राजनाथ सिंह ने पता नहीं किस लहजे में कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे वगैरह नहीं होते, और जब ये वो इस्तीफे की बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सांकेतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें कह दी थी कि अब तक जो हुआ है वो अब नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होता ये, नरेंद्र मोदी की सरकार में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। जहाँ जहाँ इस देश का जनमानस ये उम्मीद करता है कि नैतिकता के तकाजों के तहत मोदी को ये करना चाहिए, वो नहीं करते। मोदी को बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते। पिछली रात की वो तमाम चीज़ें भूल के अगले दिन नई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जैसे अभी आसाम में पढ़ने लगे। तो उनका अतीत की राजनीति करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनका अतीत से कोई लेना देना नहीं है। हर एक नई सुबह होती है और नए उनके स्क्रिप्ट होते हैं, नए नए परिधान होते हैं, नई नई खुशबू तैरती हैं उसमें आपके शिवा तीर्थ में। तो एक खास मतलब जहांगीर मुगल सल्तनत के जितने भी बादशाह हुए हैं या उससे पहले भी सल्तनत एरा में रहे हों, कोई टिक ही नहीं सकता मोदी जी के सामने। मोदी मोदी हैं। एक फिल्म में वो गोविंदा अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते रहते थे, राजा बाबू शायद नाम है। मतलब उनके पास कहीं, आज मैं पढ़ रहा था कि वो पुलवामा के शहीदों को जब श्रद्धांजलि देने गए तो काले कपड़े पहन के गए। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये भी तैयार करा रखे हैं क्या? इतना अपनी परिधान के प्रति इतना कॉन्शियस व्यक्ति इस सृष्टि में ना भूतो ना भविष्य। बीजेपी का ही कोई नेता है, वो उनको ट्रोल कर रही थी राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को देखिए 3 दिन से एक ही टी शर्ट पहने हुए है ये आदमी। हाँ, तो वो उनका नेता, वो जिस तरीके से अपने नेता को देखते हैं कि जो हर तीसरे 3-4 घंटे बाद कपड़े बदल लेता है, उसके मुकाबले तो राहुल गांधी हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि शायद ये नहाते नहीं है। हाँ हाँ, है ना। हाँ। तो अब राहुल गांधी की बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखे, वो नहाते नहीं हैं, वो दाढ़ी नहीं बनाते हैं, वो गंदे से रहते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। समझ ये नहीं आ रहा कि ये, आपने तो 2-3 बात ही पूछी हैं, क्यों समझ नहीं आ रही है? तो कोई चीज़ समझ में आती ही नहीं। ये ऐसी रामायण है नरेंद्र मोदी की, किसी हिसाब सारा पढ़ लो, कुछ भी क्लियर नहीं होता कि इसका कथानक क्या है, कथ्य क्या है और इसका कहाँ अंत होगा। रोज रोज हम भी बैठते हैं इसी चीज़ को लेके। तो नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने कहा ना कि उन जैसा वो अनुपम है, अद्वितीय हैं, और जितने भी विशेषण आप लगा सकते हैं अद्भुत होने के लिए वो हैं। तो वो मुझे तो चिंता इस बात की है कि जब वो नहीं होंगे, हालांकि इसकी भी संभावना बहुत कम है कि वो नहीं होंगे, कभी ऐसा दिन भी आएगा सृष्टि में, तब होगा क्या? कैसे सारी त्राही मच जाएगी जी। हाँ, धरती फट जाएगी। मतलब एक आदमी उन्हें रोज अपमानित कर रहा है, रोज उनके कह रहा है करियर खराब कर दूंगा, उसे कुछ नहीं कहते। ठीक है, हालात ये हो गए हैं कि वो जो डील हुई है वो टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है, वो वहां से आ रही है, वो बता रहे हैं अमेरिका से आ रही है। हाँ, हमें नहीं पता चलता क्या है। आज राहुल गांधी ने फिर से, देश की संसद को ही नहीं पता जी, फिर से दुस्साहस कर दिया कि 5 सवाल उनसे पूछ लिए कि मोदी जी जवाब दें। आपको क्या लगता मोदी जी जवाब देंगे? क्या सवाल पूछा जी वैसे उन्होंने? सवाल उन्होंने पूछे हैं कि ये जो 5 सवाल हैं कि जो डील हुई है उसमें किसानों के साथ बड़ा अन्याय होने जा रहा है। तो जैसे सोयाबीन के हैं और जेनेटिक मॉडिफाइड जो वो चीज़ें यहाँ आ रही हैं, मतलब हमारा आयात निर्भरता बढ़ती चली जाएगी और हमारे किसानों का यहाँ जो मार्केट है वो कतई ठप होने के उसके चांसेस हैं। तो इससे रिलेटेड उन्होंने 4-5 सवाल किए हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। अच्छा, कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता भाई राहुल गांधी आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे कि उन्होंने कल कोई प्रतियोगिता करनी है, कंपटीशन देना, उसमें आप जो बताएंगे वो जवाब लिखने। राहुल गांधी को इस देश के 67% लोगों ने, विपक्ष ने ऑथोराइज किया है कि आप हमारी तरफ से सवाल पूछिए। अगर उनको ये लगता है विपक्ष के जो 60-70% जनता है भारत की कि राहुल गांधी को ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन जब उनको अधिकृत कर दिया कि आप हमारी तरफ से सवाल पूछेंगे, तो एक प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को जवाब नहीं दे रहे, ना वो प्रियंका गांधी के भाई को जवाब दे रहे, और ना ही वो आपके राजीव गांधी, दिवंगत राजीव गांधी के वो विपक्ष, भारत के विपक्ष के नेता को जवाब दे रहे हैं। इस देश का विपक्ष
और प्रकारांतर से 70% लोग लगभग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप जवाब दो, और प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। ऊपर से ये कह दिया कि वो सवाल और जवाब से परे हैं। अब इस देश की जनता खुद तय करे, और ये तय करते हुए ये देख ले कि भाई ये 15-20 करोड़ है, इनका तो जवाब सबको पता ही है जो कुछ है। उनको तो हर चीज में जो उन्होंने कह दिया वो सही है। तुम दिन को कहो दिन तो रात कहेंगे, क्या है वो गाना, उसी स्पीड पे है वो। तो वो उनकी बुद्धि तो काम करती नहीं बुरी तरीके से। तो अब इन चीज़ों का इन पे पता नहीं चर्चा भी कितनी मानी खेज है, या इसके कोई मायने रह भी गए कि नहीं रह गए, कि हम नरेंद्र मोदी के एक्शन पे बात करें कि वो क्या करेंगे क्या नहीं, क्यों ओम बिरला को भेज दिया। अब ये देखिए सर, टेक्निकल बात है कि जिस व्यक्ति को भारत की संसद का ही विश्वास हासिल नहीं है, उस आदमी को आप भेज रहे हो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि असम को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में ये हो रहा है, भेज रहे हैं ओम बिरला जी को ये। हाँ देखिए, अब ना अचानक जैसे असम में चुनाव होने हैं, तो असम अब उनकी प्राथमिकता इस समय देश वगैरह नहीं है, सिर्फ असम है। जिस भी प्रांत में चुनाव होते हैं उनकी सारी प्रायोरिटी वहाँ आ जाती है। अब वो असमी भाषा के कुछ शब्द सीखेंगे, कुछ वाक्य विन्यास वहाँ से सीखेंगे, वहाँ की ड्रेस लेंगे, वो तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है ना। तो वो पूरी तरीके से उनको प्रस्तुत किया जाएगा वहाँ, और वो जो भाषा बोलेंगे तो उसको, या जो बातें कहेंगे उनका पिछली बातों से कोई लेना देना होगा नहीं। वहाँ भी जाके उन्होंने यही कहा कि सारे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की ताकत देखी। अब कोई रोक नहीं सकता उनको। दिक्कत ये है, या तो वहाँ ऑडियंस में ट्रंप बैठा हो। नहीं, कल एक कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक चुटकुला सुनाया एक कवि ने कि हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने तो भारत में बोला यही देखा है कि जिसको हमने सिंदूर लगा दिया फिर वो हमारी हो गई, लेकिन पता चला कि पाकिस्तान तो हमारा हुआ नहीं। फिर हमने याद आया कि वो सिंदूर तो मोदी जी ने लगाया था। और उनको सिंदूर लगा के जाने की पुरानी आदत है। वही धर्मेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना दुस्साहसी व्यक्ति मैंने तो कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा, है ना। कि मतलब ये शब्द सुनते हुए हंसी आती है कि शक्ति देखी। अरे शक्ति क्या, 36 घंटे तो वो काम चला नहीं, उसके बाद में रोक दिया गया। आप ये नहीं कह पा रहे कि हमने रोका है, किसने रोका है, तीसरा आदमी कह रहा है कि मैंने रोका, और वो इस बात को कम से कम 99 टाइम्स 100 ही हो लिए होंगे जी। हाँ, तो आप चलो 100 की उम्मीद करनी चाहिए कि वो शिशुपाल जो था ना, उसकी 100 गलतियां माफ करी थी। तो हम ये मान के चल रहे हैं ट्रंप जब 100 भी गलती पार कर चुकेगा, उसके बाद मोदी जी सुदर्शन चक्र चलाएंगे और वहीं वाशिंगटन DC पहुंचेगा वो, और कट है ना। तो मोदी जी का क्या कहें, मतलब ठीक है यार, मोदी जी सच में बहुत महान आदमी है। और अगर राहुल गांधी और मोदी जी से मैं वास्तव में आप चुनने को मुझे कह रहे हैं, तो मैं तो भाई नरेंद्र मोदी को चुनूंगा। अच्छा, कब दर्शक निराश हो जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि आपको भी तो भारत में रहना है? हाँ, भारत में रहना है। और भाई अब नरेंद्र मोदी की ही जय जयकार होगी, तालियां बजेंगी। विकास दिव्य कीर्ति सर का एक पॉडकास्ट था रोमानी के साथ, तो उसमें वो पूछते हैं कि आपका भारत को लेके सबसे बड़ा फियर क्या है। तो बोले मुझे भारत को लेके सबसे बड़ा जो फियर ये है कि भारत में जिस तरीके की सोच तैयार हो चुकी है उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की कोई जगह नहीं बची, और देश में एक बहुत बड़ा जनसमूह ऐसा खड़ा हो गया है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करने वाले की ज़िंदगी को भी जोखिम में डाल सकता है। बिल्कुल। और उनका साफ इशारा ये था कि चाइना हमसे बहुत आगे जा रहा है, हम चाइना के स्पीड तो छोड़ो, बोला हम सोच भी नहीं रहे कि उसका कोई मुकाबला है हमारे साथ। और आने वाले समय में ये जो एक 20, 25, 50 करोड़ का जो भेड़े तैयार की है ना जी, जो हम 24 घंटे में मोदी में हो चुकी है, ये भारत देश को ही गिरफ्त में ले जाएंगे जी। तो ये केवल देश के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा
बन जाएंगे आने वाले समय में। दरअसल दक्षिणपंथी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसको विज्ञान विरोधी होना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए विचारधारा के दो ध्रुव हैं, एक पे ये खड़े हैं दक्षिणपंथी, एक पे वामपंथी खड़े हैं। अगर वामपंथी ये कहते हैं कि हमने वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का आकलन करना, जो मार्क्स ने किया, सारी व्याख्या मार्क्स ने वैज्ञानिक आधार पर की है, तो उसके विपरीत तो आपको खड़ा होना ही है, बेशक सारी चीज़ें ठीक हों। तो तभी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो ये बताते हैं कि गणेश जी के सिर का जो ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उस समय हमारी प्लास्टिक सर्जरी कितनी डेवलप थी। उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि कोई तो होगा प्लास्टिक सर्जन जिसने ये काम किया होगा, और कैसे वो कुंती के पुत्र पैदा हुआ, तो तब उन्होंने उस जेनेटिक्स की बात की। और कितनी मतलब ऐसे उदाहरण बहुत मिल जाएंगे जिनको मतलब आपकी माइथोलॉजी में, जिनको मोदी जी बड़े आराम से या भाजपा के अन्य नेता ये कहेंगे कि ये सब चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी थी। हमारे पास दिक्कत हमारे पास ये है सर, हमारे पास अतीत में सब कुछ था। हाँ, हमारे पास अतीत में अगण्य अस्त्र भी थे, मिसाइल भी थे, सर्जन भी थे, सब कुछ था। हमारे पास अब कुछ नहीं है। और हम अतीत में जीना चाहते हैं। ऐसा धर्मेंद्र जी, हमारे पास सच में काफ़ी कुछ था, ऐसा नहीं था हम कंगाल थे। जो भारत का, जो बुद्ध के समय का भारत है, आप ये देखिए सारी प्रगति वैज्ञानिक जो है वो उसी समय में हुई है। जितने भी आविष्कार हैं सब बुद्ध एरा में हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं। ऐसी मतलब इस्लाम के बारे में उनका भी एक गोल्डन एज कहा जाता है। जो अलजबरा शब्द है वो बीजगणित तो दिया उन्होंने, वो अलजबरा है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि किसी भी सभ्यता का कोई योगदान इस विश्व के आगे बढ़ने में नहीं है, सबका है। तो हमने भी अपने हिस्से का दिया है, लेकिन हम तो बुद्ध से भी बहुत आगे की बातों जाके ना, अवैज्ञानिक बातों की अब उस चेतना के साथ में अब लौटना चाह रहे हैं वर्तमान में। अब आप ये देखो कि जब एक पाखंडी आदमी को, जब देश का सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी अपना भाई बताता है सर, और पूर्णतः अवैज्ञानिक सोच है जी वो, तो तब देश के जो लोग हैं वो, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है सर मनोबल। आप ये देखिए आज हर 3-4 गांवों पे एक पाखंडी बाबा खड़ा हो गया है जी। हाँ। और साइंटिफिक थोड़ तो मतलब छोड़ दो सर, हाँ। झाड़ पोछे पे आ लिए हैं लोग दोबारा आपको पता है ये बाबा कितना बड़ा योगदान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत में। इनके संगठन में, ये बीजेपी की एक्चुअली ब्रांचेज हैं, इनके संगठन में प्रकोष्ठ बने हुए हैं, इनके बाकायदा धार्मिक प्रकोष्ठ बने हुए हैं। पुरोहितों के, जो मंदिरों के पुरोहित हैं, मान लिया उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, किसी पूरे जिले में अगर इनको ये पता है कि 10,000 मंदिर हैं, तो वहाँ जो पुरोहित हैं उनका भी संगठन बना हुआ है। और ऐसी जो नीम हकीम इस तरह के शायद इनके भी बन रहे होंगे। तो ये संगठन, इनके संगठन का मतलब इनके लिए यही है कि मूर्खों का संगठन तैयार किया जाए और उसमें नॉन साइंटिफिक चीज़ें भरी जाएं उनके दिमाग में। और ऑलरेडी दिमाग उनके खाली हैं, तो जो चाहो वो भर दो। अब ये बागेश्वर बाबा, ये तो बाहियात से आदमी किस चीज़ का बाबा है, मतलब कुछ है ही नहीं ना। और उसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है। क्यों कहते हैं? चूंकि उस व्यक्ति के साथ में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग बढ़े हैं, और ज़्यादा ये लगातार बढ़ रहे हैं। और वो बाद में एक वोट बैंक तैयार करेगा और इधर ट्रांसफर हो जाएगा। कितने आप देखिए अडवाणी जी नतमस्तक हो रहे हैं आशाराम बापू जी के सामने, और नरेंद्र मोदी आशाराम बापू को कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सानिध्य मिला, और आज कहाँ है आशाराम जी। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सिद्धांत, बल्कि मैं कहूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकमात्र लक्ष्य भारत की सत्ता पर काबिज होना है, और ये प्रकार इस पे बने रहना है। भारत का चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उसका कोई मलाल है नहीं इन चीज़ों का। अब ये देखिए कि सोनम वांगचुक को तो सरकार कह रही है कि जेल से बाहर नहीं निकाल सकते उसको। हाँ। जबकि यहाँ रेपिस्ट बाबाओं को जमानत मिलती है जी, फटाफट। हाँ। ये हमारा देश है। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो बहुत लोग हैं। नहीं, अपराधी यहाँ आप ये देखिए कि वो जो गुजरात में हिंसा हुई थी और किसी लेडी को जो मारा गया था, जब उसके वो जेल से आए पहले, तो उनका माला डाल के स्वागत किया था जी। धर्म की ऐसी अफीम ऐसी है, जो चाट लेते हैं ना, हाँ, उसका नशा जिंदगी भर ही नहीं उतरता एक्चुअली। तो धर्म और जाति, यही तो दो बड़ी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और इसको वो लगातार बढ़ा रही है इन चीज़ों को। बिल्कुल जी। मैं अभी कहीं किसी घर पे गया था, हमारे जानकार हैं, उन्होंने इनके फ़ोटो लगा रखे थे अपने RSS वाले। तो मैं ऐसे देखा तो बोले
आपको कोई दिक्कत है इससे? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस बैठक में शहीद आजम भगत सिंह का, चौधरी छोटूराम का, ज्योतिबा बाई फूले का, स्वामी दयानंद का, इनके फ़ोटो होने चाहिए थे, ये किन को टांग लिया आपने? तो खैर उन्होंने, मैं गया दोबारा तो हटा रखे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हटा पाते। देखिए ये कलाकारी इन्हीं में है कि गांधी और गोडसे की एक साथ उपासना कर सकते हैं। अब गांधी के प्रति इनके मन में सम्मान है, गोडसे इनकी जो सांसद थी जिन्होंने कहा था कि भी बहुत अच्छा किया गोडसे ने गांधी को मार दिया, और तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब पता नहीं माफ़ी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, लेकिन इस तरह की वाहियात बात करना, ऐसे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रगति मिलती, तरक्की की ओर बढ़ते रहते। निशिकांत दुबे तरक्की पे है अब, देखना अब। हाँ, वो इस पूरे एपिसोड में उसने अपना नाम चमका लिया इनके बीच में। उसकी इच्छा भी है कि वो मंत्री बनने की इच्छा, और शायद वो मोदी जी पूरी कर भी देंगे उसको। तो इस देश को तो एक्चुअल में धर्मेंद्र जी, इस पार्टी ने सर्कस बना दिया। मतलब देखते रहो जी। अब जो भी समझदार लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, अपने वर्तमान को सुधारने की जिनके पास सोच है, वो सब लोग निराशा के गर्त में हैं। तापसी पन्नू ने जो कुछ मजाक में कहा, उसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। सही बात है सर। कि भाई मुझे जीना है तो ये कहना होगा, और ये हालात बन चुके हैं। और अभी तो ये क्या है, अभी डंडा बड़े बड़े लोगों पे है। भूपेश बघेल का इंटरव्यू शायद मैंने कभी चर्चा की हो, कपिल सिब्बल उनका इंटरव्यू ले रहे थे अपने कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया कि मेरे भूपेश बघेल ने ये कहा कि अमित शाह जी ने मेरे को बुलाया और ये कहा कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। उन पर जब रेड वगैरह हो रही थी, ईडी वगैरह की, तो उन्होंने कहा जी मैं तो विपक्ष में हूँ और मैं आपकी आलोचना करता हूँ और वो करता रहूँगा, मुझे नहीं लगता आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा बोला? हाँ, मेरे केसेस के बारे में पूछा उन्होंने, कहाँ क्या है। तो लेकिन अंदर कहीं मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद ये कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए। तो बोले फिर मुझे नरेंद्र मोदी जी का फोन आया। अरे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रहा है, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई भूपेश जी हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते थे वो? मतलब आप हमारी पार्टी में आइए, हम आप जो फंसे हुए हो, हमें इससे बड़ी चिंता है इन सारी चीज़ों में। हालांकि फंसाया हम नहीं है, बीजेपी वॉशिंग पाउडर में जो तरीका है ना इस पार्टी का, उस पर आपकी रोशनी पड़ जाएगी इसके माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो ठीक है, जो कानून काम करेगा, जो हो रहा है सब ठीक है। बोला मैं आया 3 दिन बाद फिर रेड हो गई मेरे घर पे। तो मैंने, वो कह रहे हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी को फिर से फ़ोन किया कि साहब आप तो मेरे जीवन को सुविधाजनक बनाने की बात कर रहे थे, सुविधा देने की बात कर रहे थे, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ करते के बात काट दी। तो ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री अमित शाह इस चीज़ का खंडन कर दें कि आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया। सर ऐसे भी करते हैं। आप कपिल सिब्बल का शो देखिए। भूपेश बघेल के बेटे को 6-7 महीने जेल में रखा, और वो कह रहा है उसी कमरे में टॉयलेट थी, उसी में मुझे खाना दिया जाता था। ये हालात थे, और नीचे जमीन पे सोता था। मतलब और कांग्रेसियों जैसा नहीं निकला, वो नहीं तो छोड़ देता पार्टी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताई उनके बेटे ने, जो हम नहीं सोचते कि वहाँ जो कैद में जब वो थे जेल में, तो वहाँ पे रायपुर के कारागार में उन्होंने कहा जी बीमार पड़ जाते थे तो इलाज, बोले इलाज वहाँ कैदी ही इंजेक्शन लगाते हैं, कैदी ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बोले स्टाफ नहीं है बाहर का कोई, उन्हीं लोगों को इस काम पर लगाया हुआ है। तो ये आज की चर्चा के माध्यम से ये भी बात पता चल जाएगी क्या हाल हमारे कारागृहों में हो रहा है। हे भगवान, ये तो इंटरव्यू तो सुनना चाहिए, मैं चूक गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भूपेश बघेल से पूछा कपिल सिब्बल ने कि इसके पीछे कारण क्या है। बोले कारण ये है कि मैं तो ना तो उधर छत्तीसगढ़ में काबू आया, और दूसरे हमने जो है झारखंड में सरकार बनवा दी हेमंत सोरेन की। तो इनके जो इनके लक्ष्य थे वो अधूरे रह गए, और ये बिलबिला के रह गए कि अब इसका इलाज करना है। और बोला जब इलाज करने पे मोदी और शाह आते हैं तो यही हाल होता है। उन्होंने बताया कि 700 से ज़्यादा रेड हो चुकी छत्तीसगढ़ में, और भूपेश बघेल का जीना हराम कर रखा है। अब देखिए इस देश के लोग तय करें कि भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी प्रदेश में कोई रेड हुई है तो उसका बता दें। इसका मतलब ये मानते किसी बीजेपी नेता पे कि भारतीय जनता पार्टी में जहां भी नेतृत्व भाजपा के पास है, जहां मुख्यमंत्री है, वहां तो हो ही नहीं सकता भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पे। बाकी सब प्रदेशों में सारे
भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। तो इतने दोहरे मापदंड हैं, और किस तरीके से आप एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अपने खेमे में लाने के, और धोना चाह रहे थे उस वॉशिंग मशीन में। फिर तापसी पन्नू तो बिल्कुल सही है जी। आप ही देखिए ना, तो जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग जो हजारों हजारों करोड़ के मालिक हैं और ताकतवर लोग हैं जिनके पीछे जनता, अगर वो डरे हुए हैं तो तापसी पन्नू बेचारी का क्या दोष है इसमें, है ना। वो तो ठीक हाथ जोड़ के पीछे छुटा गया अपना। हम जैसे तो कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। आप ये देखो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये तो सौभाग्य ही है कि आपके बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनको सरकार की मदद की आवश्यकता पड़ नहीं रही, और मेरे उस एज से बाहर निकल के और सरकारी तंत्र में नहीं है। अगर मेरा बेटा कोई भारत सरकार में या हरियाणा सरकार में होता तो ये कैसे देते जी उसको? भाई साहब, गुरुकुल और पॉलिटिक्स नाम की चीज नहीं होती, ये तो चैनल बंद हो चुका होता। और हो सकता है डॉक्टर त्यागी के इस क्लिनिक से अफीम मिल जाती किसी दिन। हाँ, मिल जाती। शुगर प्रैक्टिस छोड़ दिया उन्हें। हाँ, ये भी छोड़ दिया, परमात्मा सब ठीक करा रहा। मेरा क्या, ऐसे किसी भी व्यक्ति का जीना हराम करते थे ये पूरी तरीके से, जब तक वो सरेंडर नहीं करता। सरेंडर की तो आदत है जी इनको। है, हाँ। अरे इनके एक मंत्री हैं, वो सरेंडर ही नहीं कह पाए, वो सिलेंडर करे जा रहे हैं। नहीं, इनको सरेंडर पसंद बहुत है जी। करते रहे ना। तो भाई डर तो स्वाभाविक ये तो जैसे राहुल का नाम पप्पू निकाला ना इन लोगों ने, हाँ। ऐसे इनका नाम नरेंद्र का सरेंडर निकाल दिया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अब अगर इन्होंने ये सुन लिया होगा कि मेरे जैसे व्यक्ति का भाई सरकार से डरने की कुछ वजह है, तो हो सकता है कोई नई वजह इजाद कर ली जाए। ये पता नहीं कब क्या कर दें। तो हम तो डरे हुए हैं, हमें भी इस देश में रहना है, इसलिए रहना है तो है। हमारी भी पसंद के नेता मोदी जी हैं। हाँ, है ना। हाँ, हम तापसी पन्नू के साथ हैं। हाँ। तो अभी तक तय नहीं हुआ है कि हमारी पसंद क्या है। हाँ। तो फिर मैं वही कहूंगा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि हमारी पसंद क्या है। ठीक है। ऐसी जलेबियां दोस्तों बनाते रहेंगे। आप बताइए, 2 फोटो दे दी जाए आपको और पूछा जाए कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है, तो आप उसमें से क्या चुनोगे? आप जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।